हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स शुरू कर रहे हैं चैप्टर। और मेरा पहले वीडियो में अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच माय फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको रिवीजन कराया था ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर ऑफ क्लास 12th। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्लास 12th चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, आपको बेसिक टॉपिक्स आने चाहिए जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। सो इफ यू हैव स्टिल नॉट वॉच इट, प्लीज गो एंड वॉच इट। ओके, अब हम आज से ये मेन चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे कि आज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे डेवलप होता है एंड वेरियस इवेंट्स, जो और सारे इवेंट्स हैं, कैसे हम प्रोसीड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब ये चैप्टर बेसिकली यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिकली रिवीजन दिया था, यहाँ से हम बेसिक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो बेटा, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 बेसिक इवेंट्स पे बेस्ड है, जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं मेन हेडिंग्स में। ओके, पहला है फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, अब इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब बेटा, जहां पर प्री आ जाता है मींस फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ इवेंट्स हैं जो परफॉर्म हो रहे हैं, और जहां पर पोस्ट आ जाता है मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ इवेंट्स हो रहे हैं फ्लावर्स में, जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो हम देखेंगे पहले प्री फर्टिलाइजेशन। अब जैसा कि नाम है प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब कि कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले हैं, जैसे गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। मैम ये बड़ा टर्म भारी लग रहा है। भाई भारी नहीं है, जस्ट ब्रेक द वर्ड एंड अंडरस्टैंड। गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का जेनेसिस मींस प्रोडक्शन। ओके, कहीं भी आपको बायोलॉजी में वर्ड जेनेसिस मिले तो आप समझ जाना कि जेनेसिस मींस प्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर गैमीट के प्रोडक्शन की बात होगी, जिसमें कि हम माइक्रोस्पोर्स के जनरेशन देखेंगे, मेगास्पोर्स के प्रोडक्शन को देखेंगे, कैसे मेल गैमीट बनते हैं, कैसे फीमेल गैमीट बनती है। तो ये सारी चीजें प्री फर्टिलाइजेशन में आएंगी, अलोंग विद माइंड यू गैमीट का ट्रांसफर। मतलब कि जो पोलन ग्रेन बनेगा मेल गैमेटोफाइट, वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर, दैट इज द गाइनोशियम का पार्ट, दैट इज फीमेल पार्ट। यहां तक के सारे इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन में ही आएंगे। ओके, ऑलराइट, उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या इवेंट्स है उसमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद भी बेटा कुछ कुछ इवेंट्स होंगे, जैसे कि ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे सीड्स में, एंड मेनी सच चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होंगे, जिसमें कुछ बेचारे बिछड़ जाएंगे, कुछ डिजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ बचे रहेंगे पर उनके फॉर्म चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। ओके, सो अभी मैं आपको सिर्फ रोड मैप दे रही हूँ। डोंट ट्राई टू थिंक कि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है या समथिंग लाइक दैट। मैं सिर्फ आपको ये टॉपिक बहुत इजी वे में पढ़ाना चाहती हूँ, जो कि आपने अब तक कभी किसी टीचर से नहीं पढ़ा होगा। ओके, सो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन द मच सिंपलेस्ट फॉर्म, और आपको मजे से समझ में भी आएगा, जिंदगी भर आप याद भी रखोगे। ओके फाइन, चलो इसको पहले देखते हैं हम। ये मैंने बेटा बेसिकली रोड मैप बनाया है कि क्या क्या इवेंट्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसको देख के डर नहीं जाना, ठीक है, ये सिर्फ रोड मैप है, इज जस्ट टू टेल यू कि क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, बहुत ही मजे से पढ़ेंगे, इतने अच्छे से कि आपको लगेगा कि मैम ये टॉपिक इतना इजी था। ओके, एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट। ऑलराइट, चलो, तो पहली चीज है प्री फर्टिलाइजेशन, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन में जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर मेल गैमीट का प्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर क्या है एंथर का, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, प्रोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है भाई, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है, एंड प्री पॉलिनेशन, पोस्ट पॉलिनेशन एंड डेसेंस ऑफ द एंथर तक। ठीक है, ये इवेंट्स हुए डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। फाइन, आई होप इट इज विजिबल। ऑलराइट, उसके बाद दूसरा पार्ट है
डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम का स्ट्रक्चर क्या होगा, ओव्यूल्स के टाइप्स क्या होंगे, ओव्यूल डेवलप कैसे होगा, और भी प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व कैसे होंगे। फाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें पॉलिनेशन हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, कैसे कितने टाइप के काइंड्स के पॉलिनेशन होते हैं। ऑलराइट, उसके साथ ही साथ हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे कि कितने एजेंट से पॉलिनेशन परफॉर्म किया जाता है। ओके, ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, एंड इंसेक्ट्स में एनिमल्स हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो वही चीज हम पढ़ेंगे बस, ठीक। ये हो गया हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब आते हैं हम फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, जिसमें कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन देखेंगे हम कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट कैसे हो रहा है। अब उसकी एंट्री भैया कैसे हो रही है, ठीक है, दूल्हे राजा की एंट्री कैसे होगी, ठीक है, ये हम देखेंगे। उसके बाद एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन इनटू द एम्ब्रियो सैक, अभी डरना नहीं है। एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स दैट इज सिनगैमी, ठीक है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको देख के इतना डर ना जाइएगा कि मैम ये बहुत बड़ी चीज है, इट्स जस्ट द रोड मैप, आपको बहुत अच्छे से सब चीजें समझ में आएंगी। आई विल मेक श्योर, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। चलो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म्स है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, सीड्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, वो चेंजेस हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। ओके, सो आई थिंक दिस टॉपिक आपके लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी, बहुत ही अच्छे से बेसिक कंसेप्ट्स को बता के, जिससे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी डिफिकल्ट न लगे। ऑलराइट, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एंड्रोशियम बेसिक चीज क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड सो ऑन। वही चीज हम थोड़ी बहुत यहाँ पर और डिटेल में देखेंगे, समझेंगे कि कैसे क्या है एंथर भाई, ठीक है, एंथर भैया क्या है, एंथर भैया किन किन से मिले हुए हैं, किन किन चीजों से बने हुए हैं, ठीक है, क्या क्या इनके में डेवलपमेंट होता है आगे, ठीक है। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंड्रोशियम, यस मैम, हमें सब पता है, ठीक है। अच्छा, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू मेन पार्ट्स, एक है फिलामेंट, एक है एंथर। आई होप एवरीबडी नोज, जैसे मैंने बताया था, ये होता है आपका एंथर। ओके, दिस इज योर एंथर, जो हेड पोर्शन, ठीक है, और ये है आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं हम फिलामेंट। ऑलराइट, आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि मैम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम है, ये हमें पता है। एंड ऑल्सो इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड दिस ऑल्सो कि अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको टाइम देती हूँ कि ये कौन सा वर्ड है। प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ये कौन सा वर्ड है, 1 2 3 4, कौन सा वर्ड, ठीक है। ओके, आई एम गिविंग यू टाइम फॉर दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारे एंथर भैया जी, जिनका हेड जो है वो हेड जो है वो एंथर है, और जो स्टॉक है वो फिलामेंट है, ठीक है। ये हो गया स्टेमेन, ठीक, ओके, ऑलराइट। अब इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल मींस पहले, हमेशा पी से स्टैंड, याद रखो, कोई चीज पहले है, ठीक है, कोई चीज पहले है तो आप इससे स्टार्ट करो, प्रॉक्सिमल, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ठीक, ये प्रॉक्सिमल पार्ट जो है, इट अटैचेस विद द थैलेमस और द पेटल, ये अटैच करता है थैलेमस या फिर पेटल से। मतलब कि अभी आप पढ़ोगे इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है, कि ये जो स्ट्रक्चर दैट इज प्रॉक्सिमल, ये जो पहले है स्टॉक यहाँ से, ये तो या तो थैलेमस से अटैच होता है या तो पेटल से अटैच होता है, और इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अगर एपीसेपलिस कंडीशन होता है, जहाँ पे दिस स्टेमिन इज अटैच्ड टू द सेपल्स, ठीक है। एपीपेटलस कंडीशन भी होता है, जहां पर स्टेमिन्स इज अटैच्ड टू पेटल्स, ठीक है, और एपीटेपलस कंडीशंस भी होते हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, वो हम आपको एक वीडियो में और बता देंगे डिटेल में, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। ओके, तो अभी आप ये जानो कि प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड टू द थैलेमस एंड पेटल है, और ये कनेक्टिव, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कनेक्टिव क्या है। देखो, कनेक्टिव वो रीजन है, आई होप यू कैन सी कनेक्टिव, दिस इज कॉल्ड एज कनेक्टिव, ठीक है। ये कनेक्टिव रीजन है, जो कि रीजन वेयर द एंथर एंड द फिलामेंट और द टू लोब्स आर अटैच्ड, यहाँ से एंथर या फिलामेंट जो दोनों ही लोब्स हैं ये अटैच्ड है, अभी मैं बताऊंगी आपको, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक। एंड इट कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू, ये जो कनेक्टिव है इसके पास कनेक्टिव टिश्यू होती है टू सप्लाई द, एज वी ऑल नो, फूड एंड वाटर टू द एंथर, ठीक है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव भी है। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव क्या करता है मैम, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव इट रन्स लेंथ वाइज, जो पूरे लेंथ में रन करता है, विच सेपरेट्स द थीका। अब चलो हम आते हैं पहले एंथर पे ही। अब देखो,
ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है स्टेमन, ओके। ये जो पार्ट है स्टॉक लाइक, इसको कहते हैं फिलामेंट, फाइन। और ये है हमारे एंथर भैया की हेड, ठीक है, ये हमारे एंथर भैया के हेड है, ठीक है। अब ये जो पार्ट बेटा आपको दिख रहा है, जो ये दो, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट, आपको ये दो लोब दिख रहे हैं, दो लोब, ठीक है। ये दो लोब्स जहां से बीच में कनेक्टेड हैं उसको कहा गया है कनेक्टिव, इसको कहा गया है कनेक्टिव, जो कि वाटर, जो कि कनेक्टिव है, जो कि वाटर एंड फूड सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसको इसमें कनेक्ट, यू कैन से टिश्यूज प्रेजेंट है, ओके फाइन। अच्छा, आगे अब आते हैं हम, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे मैम, ये क्या चीजें हैं भाई, मैं दिखा रही हूँ फिर से, ये क्या चीजें हैं, ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स हैं मैम, ये क्या है मैम, बेटा ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। अभी हम देखेंगे ये क्या चीज है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं समझाती हूँ कि बायलोब जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, बायलोब स्ट्रक्चर्स मींस टू लोब्स, बायलोब मींस टू लोब्स आर प्रेजेंट, टू लोब्स प्रेजेंट मतलब कि इधर देखो, ये जो दो लोब्स दिख रहे हैं बेटा, दो लोब्स, ये टू लोब्स, इसको कहा गया है बायलोब्ड, इसलिए हम ये जो एंथर भैया को कहा गया है बायलोब्ड, ठीक है, इनको कहा गया बायलोब्ड क्योंकि ये दो लोब्स, ये जो दो लोब्स देख रहे हो आप, दो लोब्स, इनको कहा गया है बायलोब्ड, ठीक है, ओके। इसकी वजह से एंथर भैया जी को कहा गया है एंथर बायलोब्ड, ठीक है। दूसरा क्या है, डायथीकस। अब ये क्या है मैम, ईच लोब हैज टू थीका, अच्छा, मतलब कि ये दोनों ही लोब्स के पास थीका प्रेजेंट है, ये each lobe has two theca 1 and 2, okay, इसीलिए इसको डाइथीकस कहा जाता है, ठीक है, फाइन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये जो लोब है, ये लोब है, दीज आर द लोब्स, और इसके अंदर ये जो चीज है ये थीका है, ठीक है, ऑलराइट। चलो आगे देखते हैं, कह रहे हैं ये टेट्रास्पोरेंजिएट है, मींस a typical anther has 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, 2 in each lobe अभी मैं बताऊंगी कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इन द टीएस ऑफ एंथर इट इज सीन एज 4-sided टेट्रागोनल। अच्छा, अब देखो, पहली बात तो यही समझ लो, ये जो मैंने बनाए, ठीक, तो जब हम बात कर रहे हैं डाइथीकस की, ईच लोब हैज 2 थीका, लोब मैंने बता दिया ये लोब है, ठीक है, दिस इज 1 लोब, दिस इज 2 लोब, डाइथीकस, ठीक है, एंड ईच लोब हैज 2 थीका, ये थीका की बात कर रहे हैं, एक दो, ठीक है, ईच लोब हैज 2 थीका, एंड इसको टेट्रा क्यों कहते हैं, बिकॉज टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, टेट्रा मीन्स 4 होता है, तो क्योंकि यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा प्रेजेंट हैं, इसीलिए, और कॉर्नर्स पे लोकेटेड है, इसीलिए इसको कहा गया है टेट्रास्पोरेंजिएट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एनसीईआरटी की लाइन बहुत ही जरूरी है, यू नेवर नो कि आपको यही चीज से पूछ लिया जाए, ठीक है। तो हमारा जो एंथर भैया जी हैं वो बायलोब्ड हैं, ये बी है, फिर ये डाइथीकस हैं। आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर। डाइथीकस मतलब ईच लोब में 2 है, डाई स्टैंड्स फॉर 2, ठीक है, 2, ऑलराइट, और टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4, तो यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, 1 2 3 एंड 4, इसीलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। एंड द टीएस ऑफ एंथर, टीएस मतलब ये टीएस ऐसे, प्लीज रिमेंबर, जैसे मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, ओके, मेरी पानी की बॉटल, ओके, चलो, टीएस का मतलब होता है व्हेन आई एम कटिंग समथिंग ट्रांसवर्स, ठीक है, ऐसे, फाइन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ऐसे, और लॉन्गिट्यूडनल वे में अगर मैं कट कर रही हूं तो वो ऐसे होगा, ठीक है, फाइन। आई होप आई एम क्लियर, ये लॉन्गिट्यूडनल है, लंबा लंबा, ऐसे याद रखो, लॉन्गिट्यूडनल, एंड दिस इज ट्रांसवर्स, ठीक है। तो हम पोलन को ट्रांसवर्स ऐसे कट कर रहे हैं, तो हमें ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, फाइन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस।
तो इसका जो टीएस है वो इस तरह का होता है, फाइन। तो टीएस हैज फोर साइडेड दैट इज टेट्रागोनल। फोर साइडेड क्यों मैम, ये वर्ड क्यों आपने कहा है भाई फोर साइडेड? इसलिए बेटा लोग, बच्चा लोग, ये तुम्हें लग रहा है फोर साइडेड है टेट्रागोनल? ये लग रहा है, ये लग रहा है फोर साइडेड है, फाइन, टेट्रागोनल, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं आगे। अ टिपिकल एंथर इज बायलोब्ड, डायथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, बीडीटी। ये निमोनिक्स लर्न कर लीजिएगा। बीडीटी स्टैंड्स फॉर बायलोब, डायथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। तो हमारे एंथर भैया बड़े मस्त है, इनका नाम बीडीटी है, ये बायलोब्ड है, डायथीकस है और टेट्रास्पोरेंजिएट है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अच्छा उसके बाद स्टेमन को वी कैन ऑल्सो से स्टेमन इज इक्विवेलेंट टू, यू कैन से माइक्रोस्पोरोफिल। प्लीज रिमेंबर दिस एंड मेक इट एज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टेमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। अभी हम और भी चीजें आपको बताएंगे कि और चीजों को किस किस नामों से जाना जाता है, वो हम आपको लास्ट में टेबल दे देंगे, डोंट वरी फॉर दैट। अभी तक के लिए सिर्फ ये याद रखो कि स्टेमन इज इक्वलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल। ऑलराइट फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोई इसमें चीजें छूटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता है। अब ये देखो, ये पोलन यहाँ से बाहर निकल के आ रहे हैं, पोलन डेसेंस होंगे, पोलन ग्रेन फट जाएगा, ये भी हम प्रोसेस देखेंगे अभी, और ऐसे सारे पोलन्स बाहर आ जाएंगे, फाइन, और जहां इनको जाना है वो स्प्रेड करेंगे, ठीक, फाइन। चले बढ़े आगे, ओके चलो अब हम देखते हैं बेसिकली बेटा जो ये स्ट्रक्चर था टेट्रास्पोरेंजिएट, जो आप बोल रहे थे टेट्रास्पोरेंजिएट, देखो आप दिख रहा होगा टेट्रास्पोरेंजिएट। ये टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ऑलराइट, और एक कनेक्टिव है, आप लोगों को दिख रहा है कनेक्टिव है, ठीक है, जो कि ज्वाइन कर रही है दोनों लोब्स को, दीज टू लोब्स, अगेन आई एम सेइंग, ये एक लोब, ये एक लोब, ठीक है, फाइन। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, इपी मीन्स सबसे बाहर वाली, ठीक है, इपी मीन्स आउटर, ठीक। तो ये एक्चुअली में जो एंथर जो एंथर का स्ट्रक्चर है वो 4 लेयर से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, ठीक है। कौन कौन से मैम? फ्लोर लेयर्स बेटा ये हैं, देखो, फोर लेयर्स कौन सी है ये मैम? एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, और उसके बाद ये मिडिल लेयर है, ठीक है, ये टैपेटम है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। बाहर से जब हम अंदर आ रहे हैं तो हम इसको ऐसे देखेंगे, इपी मीन्स आउटर, सबसे बाहर वाली है एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद आई एंडो, इपी से अंदर जो है वो एंडो, उसको एंडो कह देंगे, ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। उसके बाद आई मिडिल लेयर, ठीक है मैम, और उसके बाद आई टैपेटम। अभी हम सबके बारे में बताएंगे, डोंट वरी फॉर एनीथिंग कि आपको कहीं भी डिफिकल्ट लगे, प्लीज डू टेल मी ऑल्सो, ठीक है। अच्छा अब एपिडर्मिस की बात करें तो ये आउटर मोस्ट है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो भी चीज कोई आउटर में प्रेजेंट होगी, कोई भी लेयर आउटर में प्रेजेंट होगी वो प्रोटेक्शन का काम करेगी, इज जस्ट कॉमन सेंस, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे स्किन पे जो ये स्किन है, ठीक है, ये भी हमारे प्रोटेक्शन का काम दे रही है, कर रही है, वैसे ही एंथर जी के पास भी एपिडर्मिस है जो कि प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आते हैं हम एंडोथीशियम में। एंडोथीशियम में को हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। अभी इसके बारे में जो इसका बैकग्राउंड है हम पूरा जानेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है, कि फाइब्रस लेयर जो है और ये डेहेसेंस में काम करती है, ओके, इट हेल्प्स इन डेहेसेंस। डेहेसेंस मतलब कि जब पोलन ग्रेन फटेगा, ठीक है, तो ये इसका बहुत अहम रोल प्ले करेगी, क्योंकि बेटा यहाँ पर एंडोथीशियम प्रेजेंट नहीं होती है। और ये क्या है मैम? ये एक्चुअली में स्ट्रोमियम है। इफ आई जस्ट वांट टू लेबल दिस, तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है, इज इट विजिबल? हाँ, स्ट्रोमियम, जहां पर कि हमारी जो प्यारी प्यारी एंडोथीशियम है वो प्रेजेंट नहीं है, और यहीं से पोलन ग्रेन फट के पोलन्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है, फाइन। तो ये एंडोथीशियम है, डेसेंस ऑफ एंथर में हेल्प कर रही है। फिर हमारे पास मिडिल लेयर है जो कि पैरेंक्राइमेटिस है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी टू द माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर्स से, और एक्चुअली में माइक्रोस्पोर्स से भी न्यूट्रिशन जो लेके आ रहा है वो है टैपेटम, ठीक है। टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर विच नरिशेस द पोलन ग्रेन एंड सिक्रीट्स अभी कैलेज एंड स्पोरोपोलिन प्रिकर्सर्स। अभी हम बताएंगे इसके बारे में, प्लीज डोंट
थिंक कि जो है बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ऐसा नहीं है। आई हैव जस्ट सिंप्लीफाइड इट, मैंने बहुत अच्छे से इसको सिंप्लीफाई किया है। देखो आप समझो अभी बात कैसे। देखो एपिडर्मिस, अभी हम समझते हैं। एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, पहली बात, ठीक। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और उसके बाद अब हम आए, आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर्ड है, सिंगल सेल से बनी हुई है। सेल्स आर कॉम्पैक्ट एंड थिक वॉल्ड, यहाँ के सेल्स जो है वो कॉम्पैक्ट है और थिक वॉल्ड है, ठीक है, ऑल राइट। और इनका काम क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग कर रही है, सिंपल सी बात है। इनका काम क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक। आई होप दिस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। आउटर मोस्ट लेयर क्लियर है, ठीक। अब हम आते हैं अंदर की लेयर पे, ठीक। एंडोथीशियम जो है वो, इसको कहते हैं फाइब्रस लेयर। अब क्यों मैम इसको फाइब्रस लेयर क्यों कहते हैं भाई? इसलिए क्योंकि ये फाइब्रस से बनी हुई होती है, दैट इज अल्फा सेलुलोज, फाइब्रस थिकनिंग्स ऑफ अल्फा सेलुलोज, इसलिए इसका नाम बेटा फाइब्रस लेयर है, ठीक है, ओके। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है। तो जब हम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ये बिलो है एपिडर्मिस, ये सिंगल लेयर्ड है, फाइब्रस थिकनिंग्स ऑफ अल्फा सेलुलोज की बनी है और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि ये एब्जॉर्ब करती है, ऑल राइट फाइन। उसके बाद हम आगे आते हैं, हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ द एंथर बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड स्वेलिंग, यही एब्जॉर्ब करेगी, फाइन। और प्रोटेक्शन इन मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भैया ये लेयर है तो ये भी प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, मिडिल लेयर जो है वो 2-3 लेयर्स की बनी हुई है। अब प्लीज रिमेंबर कि ये जब सिंगल लेयर की थी, पर ये जो है बनी हुई है 2-3 लेयर्स की, ठीक है, ओके, 2-3 लेयर्स। अब ये है पैरेंक्राइमेटस सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ पैरेंक्राइमेटस सेल्स। फूड इज स्टोर्ड इन दीज सेल्स, इसमें इस सेल्स में फूड स्टोर्ड है, एंड दैट इज वाई यहाँ पर फंक्शन हम देख रहे हैं कि स्टोर्स फूड अलोंग विद आउटर लेयर, जैसे कि सब आउटर लेयर करती है, ये भी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रही है, फाइन, ओके। प्रोटेक्शन आंसर को प्रोवाइड कर रही है, आंसर भैया जी को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको 3 लेयर क्लियर हो गई हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेयर आई है, दैट इज टैपेटम, विच इज द इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर की लेयर है, क्योंकि इसके बाद बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे अंदर की लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज टैपेटम, ठीक है, ओके। इनर मोस्ट लेयर सिंगल लेयर्ड है एंड इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म, इसके पास बहुत तगड़ा वाला साइटोप्लाज्म है, एंड इनिशियली ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। यूनी मींस वन, प्लीज डू रिमेंबर, यूनी मतलब होता है वन, ठीक है। तो इनिशियली ये यूनिन्यूक्लिएट होती है, बिकम्स बाइन्यूक्लिएट मतलब कि 2 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स मतलब कि बेटा जब किसी सेल में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है और न्यूक्लियर डिविजन्स होते रहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, ठीक है। तो इनिशियली इसके पास तो यूनिन्यूक्लिएट थी है, ठीक है, इसके सेल्स में यूनिन्यूक्लिएट था, पर बाद में ये बाय न्यूक्लिएट भी बन गए और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी बन गए, ठीक है। और इसको कहा जाता है न्यूट्रिटिव टिश्यू। प्लीज रिमेंबर दिस टिश्यू इज इंपॉर्टेंट, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू कहलाती है, क्यों? क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है आपके स्पोरोजेनस टिश्यूज को, जो कि फ्यूचर में पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजेनस टिश्यू और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या फिर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, जो कि आगे अभी पता चलेगा पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, ओके। एज वेल एज इट सिक्रीट्स कैलेज, ये कैलेज एंजाइम सिक्रीट करती है जो कि डिसॉल्व करेगा कैलोज वॉल्स को। बेटा अभी हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जो एंथर भैया का टेट्राड माइक्रोस्पोर टेट्राड स्ट्रक्चर है, उसकी कवरिंग में एक कैलोज लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की लेयर है, ठीक है। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये भैया जी एंजाइम सेक्रीट करते हैं कैलेज। प्लीज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, जहां भी कहीं किसी भी नाम में कैलेज आता है, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज एज आता है, फॉर एग्जांपल कैलेज, ठीक है, ये एज दिख रहा है, ठीक है, पेक्टिनेज, फाइन, लाइपेज, ऑल दीज आर एंजाइम्स, ओके। सो प्लीज कीप इन माइंड कि जब मैं इसकी बात कर रही हूं कैलोज लेयर, तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंजाइम होगा वो कैलेज होगा, ठीक है।
प्लीज कीप इन माइंड कि कैलेज एक एंजाइम है जो कि डिस्ट्रॉय करेगा कैलोज की लेयर को, ठीक है, जो कि अभी हम देखेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड के कवरिंग के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है, फाइन। एंड दिस लेयर ऑल्सो सिक्रीट्स स्पोरोपोलिन। अब ये मैम क्या है भाई, बेटा ये स्पोरोपोलिन सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन द होल बायोस्फेयर। कैन यू बिलीव, इस स्पोरोपोलिन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है किसी भी चीज का, ठीक है। ये इतनी तगड़ी वाली लेयर है ना, जैसे वो आयरन मैन का जो कवच, सुरक्षा कवच होता है, इट हैज यू कैन से आर्मर, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन पोलिन को ऐसा आर्मर प्रोवाइड करती है कि ना इस पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स का कोई फर्क पड़ता है, ना स्ट्रॉन्ग एल्कली का, ना कोई एंजाइम्स का, ना कोई हाई टेम्परेचर का, यूवी रेडिएशन का, किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सब्सटेंस स्पोरोपोलिन जो कि रिलीज होता है यूविश बॉडीज से, ठीक है, फाइन। अभी आप इतना समझो कि ये स्पोरोपोलिन हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द होल बायोस्फीयर है, जो कि पोलन को इतना तगड़ा वाला प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि क्या ही बताएं, ठीक है, बिल्कुल सुरक्षा कवच आर्मर की तरह से, किसको कुछ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे धूप हो, चाहे कोई भी एंजाइम हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी कुछ इसको कोई उसका बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है, फाइन। चले आगे बढ़े। तो आई होप आई एम क्लियर विद दीज 4 layers of anther, राइट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टैपेटम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिटिव लेयर है एंड 3 चीजें प्रोवाइड करती है। पहली बात तो न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है, कैलेज एंजाइम एंड स्पोरोपोलिन, ठीक है, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया और कैसे डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। मतलब मैम माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ है, याद करो, अभी जस्ट मैंने बताया अभी कि जो 4 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लोब्स में, एंथर में 4, ठीक है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। दैट इज व्हाई एंथर को हम टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। टेट्रा मींस 4, स्पोरेंजिया मींस वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्पोरेंजिया एंड दैट इज व्हाई 4, ठीक है। अब हम उसी की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। एज द नेम सजेस्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मैम कुछ तो हम तुक्का लगा सकते हैं कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलेटेड होगा, और जेनेसिस मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन देखते हैं कैसे होता है, ओके फाइन। तो यंग एंथर हैज कंपैक्टली अरेंज मींस बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, कंपैक्टली अरेंज होमोजेनियस सेल्स कॉल्ड एज स्पोरोजेनियस टिश्यू। होमोजेनियस क्यों बोला है मैम, होमो मीन्स सेम होता है, फाइन, आई होप एवरीबडी नोज दैट। तो होमो मीन्स सेम शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कंपैक्टली अरेंज उनको कहा गया है स्पोरोजेनियस टिश्यू, ठीक है। कहां पर मैम, माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में, ठीक है। वही याद करो, वही स्ट्रक्चर जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं एंथर में, कॉर्नर्स में, वो पूरा जो कहते नहीं ऐसे डब्बा वेसल, उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसके अंदर जो सेल्स हैं होमोजेनियस सेल्स कॉल्ड एज स्पोरोजेनियस टिश्यू बना रहे हैं, वो प्रेजेंट है, ठीक है, फाइन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। अच्छा, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू पोलन मदर सेल or microspore mother cell, and each of these cells has a potential for generating microspore tetrad। मतलब कि मैम इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम माइक्रोस्पोर की बात कर रहे थे, ठीक है। मतलब कि हम पहुंचे माइक्रोस्पोरेंजिया में, ठीक है मैम। उसके अंदर हमें क्या मिला, उसके अंदर हमें मिली स्पोरोजेनियस टिश्यू मिले, ठीक है। उसके अंदर क्या मिला मैम, उसके अंदर हमें मिलेगा पोलन मदर सेल। अभी ये सारी चीज समझोगे, डोंट वरी फॉर एनीथिंग, ऑलराइट। ये है पोलन मदर सेल, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, ओके।
तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो वेसल है उसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है जो कि होमोलोगस है, होमोलोगस सेल्स हैं, ठीक है। उसके अंदर पीएमसी या फिर एमएमसी दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल प्रेजेंट है और उसके वो डेवलप होंगे आगे फर्दर माइक्रोस्पोर टेट्राड में और आगे यही चीज डेवलप होगी पोलन ग्रेन में, ठीक है, ओके। एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब मैम ये प्रोसेस क्या है, देखो ये प्रोसेस व्हाट इज इट ऑल अबाउट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर इसको ब्रेक करेंगे टर्म और अंडरस्टैंड करेंगे क्या मैम, मतलब माइक्रो मीन्स छोटा और स्पोरोजेनेसिस मीन्स जनरेशन ऑफ दिस दैट इज माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कहां से, फ्रॉम पोलन मदर सेल बाय मियोसिस दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, उसको कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सब आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी विद दिस हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट, ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। अच्छा चलो, अब हम कहाँ थे मैम, ये हमें याद आ गई मैम कि आपने ये ड्रॉ किया था और आपने ये भी बताया था कि ये, ठीक है, अब हम चले गए हैं इसके अंदर, हम मार रहे हैं एंट्री इसके अंदर, ये, ठीक है, ओके। माइक्रोस्पोरेंजिया, हम इसी की बात कर रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके। माइक्रोस्पोरेंजिया विल डेवलप इनटू स्पोरोजेनस टिश्यू, ये डेवलप करेगा इनटू स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, जो एंजियोस्पर्म्स के मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है डिप्लॉइड, माइंड यू, क्योंकि कोई बेटा रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ है, मियोसिस नहीं हुई है, तो इसलिए जो भी सेल्स है वो है 2n, 2n मीन्स डिप्लॉइड, ठीक है, ओके, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स दैट इज मेल एंड फीमेल, ठीक है, ओके, फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो इसीलिए स्पोरोजेनस टिश्यू भी 2n है, इट इज हैविंग डिप्लॉइड, प्लॉइडी एज डिप्लॉइड, ठीक है, समझ गए, ओके। स्पोरोजेनस टिश्यू 2n, ठीक। अब ईच स्पोरोजेनस सेल इन लार्ज बड़ा होता है, डिफरेंशिएट्स इनटू पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी 2n, क्योंकि मैम अभी दिमाग में इतना है कि मियोसिस परफॉर्म नहीं हुई है मैम, रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ है, तो प्लॉइडी चेंज नहीं होगी, ठीक है, फाइन। तो माइक्रोस्पोरोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलप हुए, के अंदर प्रेजेंट है स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। उसके बाद ईच स्पोरोजेनस सेल बड़े हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं पोलन मदर सेल में या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में, ठीक है। अभी कोई डिप्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। नाउ पीएमसी बिकम सराउंडेड बाय कैलोज वॉल, अभी हम जिसकी मेंशन कर रहे थे आपको कि टैपेटम से कैलेज एंजाइम रिलीज होता है जिससे कि इस वॉल को डिग्रेड कर दे, ठीक है, ओके, फाइन। तो यही वो चीज थी जो मैं आपसे बात कर रही थी कि ये लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक, फाइन, जो कि टैप्टम डिस्ट्रॉय करती है, ठीक। अब हुआ यहां पर मुद्दे की बात, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, दैट मींस यहां तक की कोई चेंजेस नहीं है प्लॉइडी में, दैट इज 2n ओनली, आई होप दिस कलर इज लुकिंग ठीक है, ओके, फाइन, दिख रहा है। चलो, अब तक की कोई प्लॉइडी चेंज नहीं हुई है, यहां से लेके यहां तक की कोई प्लॉइडी चेंज नहीं हुई है, फाइन, 2n ही था। लेकिन जैसे ही मैम रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस हुआ, हमने देखा कि अब इसकी प्लॉइडी चेंज होगी और ये चेंज हो गया है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स में, ठीक है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स में। तो एक न्यूक्लियस मियोसिस में, एज यू ऑल नो कि मियोसिस में दो इवेंट्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस से यहाँ पर 4 न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गए हैं, ठीक है। एंड ये एक की जो प्लॉइडी है वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, फाइन। तो ये मियोसिस हुआ है, रिडक्शन डिवीजन हुआ है, जिससे कि ये जो पोलन मदर सेल थे जिनकी प्लॉइडी 2n थी वो कन्वर्ट हो गए हैं हैप्लॉइड में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या, ओके। एंड दिस कैलेज एंजाइम जो टैपेटम था,
टैपेटम ने रिलीज किया था, डिसॉल्व्स द कैलोस वॉल। अब ये डिसॉल्व कर देगा कैलोस वॉल को, क्योंकि बेटा ये जो लेयर है ये प्रोटेक्ट कर रही है टेट्राड माइक्रोस्पोर को, ठीक है फाइन। अब ये क्या होगा, ये चारों बेचारे बिछड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि इनको एक यूनिटी से पकड़ा गया था। जैसे नहीं घर में लोग जो है लोगों को पकड़ने के लिए मम्मी पापा होते हैं, और जब मम्मी पापा कहीं गए होते हैं तो हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, ठीक है। इनका वही कंडीशन हुई है। ये सारे के सारे जो हैं कैलेज एंजाइम ने, टैपेटम से कैलेज एंजाइम रिलीज हुआ, उसने कैलोस वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये बेचारे सारे बिछड़ गए हैं और घूम गए हैं, फ्री हो गए हैं, ठीक है फाइन। 1 2 3। अब यू कैन सी दिस, एक ये है हैप्लॉइड, ठीक है, 4 फ्री हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, ठीक। और ये हर एक हैप्लॉइड केपेबल है पोलन ग्रेन बनाने के लिए, फाइन। ईच माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू मैच्योर पोलन ग्रेन। तो प्लीज रिमेंबर दिस, कीप इन माइंड कि यहाँ पर 4 जो हमें माइक्रोस्पोर टेट्राड्स मिले हैं, ये चारों केपेबल हैं पोलन ग्रेन बनाने के लिए। अनलाइक अभी आप पढ़ोगे मेगा स्पोरोजेनेसिस में, जहां पर 4 सेल्स तो बनेंगे, लेकिन फीमेल में क्या होता है, 3 सेल्स डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही बचता है जो कि आगे एम्ब्रियो सैक और एग बनाएगा, ठीक है फाइन। ऑलराइट, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो यहाँ पर बेटा ये चारों के चारों, दीज ऑल 4 ऑफ देम आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, और उसके बाद फ्यूचर में आपको मेल गैमेटोफाइट या फिर हैप्लॉइड्स दिख जाएगा, फाइन। ऑलराइट, मैं समझती हूँ कि शायद मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में भी आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हैं कि क्यों मैम ये स्ट्रक्चर जो है क्यों मैम ये डिप्लॉयड है, क्योंकि बेटा ये जो मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स की, फाइन, वो है डिप्लॉयड। तो इसलिए ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं। जब तक मियोसिस नहीं हुआ, जैसे ही रिडक्शन डिवीजन हुआ, ठीक है, वैसे ही इनकी प्लॉइडी चेंज हो जाएगी और ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि इसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि बेटा पोलन ग्रेन को पीजी भैया जी को अगर एन नहीं हुआ, मतलब कि पीजी भैया अगर एन नहीं हुए, मतलब कि हैप्लॉइड नहीं हुए, तो फिर कैसे ये फ्यूज करेंगे एग से, जो कि खुद हैप्लॉइड है, और जाइगोट बनाएंगे, वरना जाइगोट की प्लॉइडी ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। दैट वोंट मेक एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लॉइडी की एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी जाइगोट की, ठीक है फाइन। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, इसलिए यहाँ पर मियोसिस जरूरी था, जिससे कि ये 4 फ्री माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाए, फाइन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस डायग्राम। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पे। हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। ये सबको दिख रहा है, फाइन। हाँ, अब हम आते हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पे। पहली बात तो ये कि पोलन ग्रेन बहुत ही सुंदर, जो एक्साइन जो वॉल होती है, अभी हम पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन में, अभी जैसे हमने एंथर में लेयर्स पढ़े बेटा, 4 लेयर्स थी, जिसमें एपिडर्मिस थी, फिर एंडोथीशियम था, फिर मिडिल लेयर्स थी, फिर टैपेटम थी, ठीक है। वैसे ही पोलन के पास बहुत बड़ी सिक्योरिटी है भाई, बहुत तगड़ी वाली सिक्योरिटी, जो जैसे हमने अभी आपको बताया था कि इसके पास आयरन मैन की शील्ड है, बस यही आयरन मैन की शील्ड लेके वो चलता है, ठीक है ओके। जो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, एक्चुअली इसके पास दो लेयर हैं। एक जो आपको ये दिख रही है बाहर की पिंक कलर से, कैन यू ऑल सी दिस, ये है बेटा एक्साइन, ठीक है। इसमें फर्दर 2 लेयर्स होती हैं, एक्ट एक्साइन एंड एंड एक्साइन, ठीक फाइन। तो बाहर की लेयर एक्साइन, प्लीज सी द नेम एक्स, बाहर, एग्जिट, जैसे एग्जिट यूज करते हो, क्यों यूज करते हो एग्जिट वर्ड, एग्जिट मतलब बाहर जाना है भाई, ठीक है, चाहे वो सिनेमा हॉल से जा रहे हो, चाहे वो रूम छोड़ के जा रहे हो, एग्जिट, ठीक है। तो एक्स मींस एग्जिट, ठीक है, इन मींस इनसाइड। तो एक्साइन और एंटाइन 2 पोलन ग्रेन की लेयर है, ये और ये, ठीक है फाइन, ऑलराइट। अच्छा, 2 ये लेयर्स हैं, और इसमें आपको दिख रहा होगा ये मैम, ये होल किस तरह के हैं, ये होल बेटा, इन होल को कहते हैं जर्म पोर। ये होल नहीं है, ये जर्म पोर है, ठीक है। यहाँ पर बेटा एज यू कैन ऑल सी कि ये जो एक्साइन है ये एब्सेंट है, ठीक है, एक्साइन लेयर इज एब्सेंट, ठीक। तो आई होप इतना क्लियर सबको स्ट्रक्चर है कि जो पोलन ग्रेन है उसकी 2 लेयर्स हैं, वन द आउटर वन इज एक्साइन एंड द इनर वन इज एंटाइन, ठीक है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं कि एक्साइन की क्वालिटीज क्या है भाई। एक्साइन की ये क्वालिटीज है कि आउटर लेयर है, यस मैम हमको समझ गए, थिक है, आई होप एवरीबडी कैन सी दिस, कि ये जो पिंक वाली लेयर है ये थिक है, ठीक है फाइन। रिजिड है, तगड़ी है भाई, आयरन मैन की तरह शील्ड की तरह तगड़ी नहीं होगी मैम, तो फिर कैसे ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करेगी? बट ऑब्वियस है अगर कोई चीज सॉफ्ट है तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, फाइन। पर अगर कोई चीज बहुत सॉलिड है, उसको प्रोटेक्ट करना है, अंदर का जो मेल गैमीट है भाई भविष्य इसी में छुपा हुआ है, आगे की जनरेशन इसी में है सब कुछ, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बाहर की लेयर होगी वो तगड़ी वाली होनी चाहिए भाई, एम आई राइट, फाइन। चलो तो ये हुआ आउटर लेयर, थिक है, रिजिड है, ऑर्नामेंटेड है। आई होप एवरीबडी कैन सी कि जब आप इस पोलन ग्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो ये एनसीईआरटी ने इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे जो डायग्राम बनाए, फिगर दिए हैं, वो एक्साइन के ही है, ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ एक्साइन। ये एक्साइन की बदौलत ही ये पोलन ग्रेन इतना सुंदर लगता है, ठीक है। तो कभी अगर अपॉर्चुनिटी मिले आपको अपने स्कूल में लैब में पोलन ग्रेन देखने की, तो प्लीज ट्राई टू डू दैट, ओके। सर्च करिए और देखिए चीज की कितने प्यारे और कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, ठीक है, कि एनसीईआरटी सही है नहीं सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑर्नामेंटेड है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, माइंड यू, यस मैम डिसकंटिन्यूअस है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जर्म पोर्स प्रेजेंट है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये जर्म पोर प्रेजेंट है, दैट इज मेकिंग द एक्साइन डिसकंटिन्यूअस, फाइन, एज सिंपल एज दैट। एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। अभी मैं जिस चीज की बात कर रही थी, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड यू कैन से हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बायोस्फीयर, ठीक है फाइन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो इसको ऐसे न्यूमोनिक्स बना के लर्न कर सकते हो, जो मैं करती रहती हूँ, TROD, फाइन, ट्रॉड, ठीक। और वहीं पे जब हम इस पे आते हैं इंटाइन पे, इन मीन्स अंदर, ठीक, ये इनर लेयर है, ये थिन है, आई होप एवरीबडी कैन सी, ये जो ग्रीन कलर की लेयर है ये थिन है, ये सॉफ्ट है, इसको हार्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, तो भाई क्यों इन्वेस्ट किया जाए हार्ड होने में, ठीक है, ओके। और ये इलास्टिक भी है कि भाई पोलन ग्रेन या फिर किसी में बाहर से अगर थोड़ा सा भी झटका लगा तो प्रेशर को हैंडल करने के लिए, कुशन प्रोवाइड करने के लिए इट इज सॉफ्ट, फाइन, इलास्टिक, एंड इट इज कंटिन्यूअस, यस मैम। आई होप एवरीबडी कैन सी कि ये पूरी कंटिन्यूअस है मैम, यहाँ पे जर्म पोर वाली जैसी कोई चीज नहीं है, तो इसलिए कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो इनर इंटाइन विच इज इनर लेयर, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है फाइन। एंड ये भी बनी है किससे, इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज, इसको कहा गया है पेक्टोसेलुलोज, ठीक। आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर इन एवरीबडीज माइंड कि मैम कुछ लर्न नहीं करना है, सब एवरीथिंग इज देयर ऑन द बोर्ड, हमें बहुत कुछ अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसका भी ये है, आप इसको लर्न कर सकते हो, T-sec, ठीक, T-sec। बस ये याद रखना कि जो बाहर वाली है वो थिक है, ऑब्वियस सी बात है, तगड़ा चाहिए, पतले से काम नहीं चलेगा, ठीक है, पतली लेयर से। और ये जो है वो थिन है, इसीलिए ये थिन है, T-sec, फाइन, ऑलराइट, इलास्टिक एंड कंटिन्यूअस, ठीक। और ये बनी है पेक्टिन एंड सेलुलोज से, और वो स्पोरुलिन से, ठीक है। अब आते हैं चौंकाने वाली बात बताने के लिए, मैम इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है पोलन ग्रेन में, ठीक है। इंटरेस्टिंग ये है बेटा, ये जो सुंदर सुंदर इतना सुंदर सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऑर्नामेंटेड, ये है, इट एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग, दैट मींस एक्साइन एग्जिबिट करता है फैसिनेटिंग अरेज ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइंस, ये जो हम देख रहे हैं इतना सुंदर सुंदर सा, ठीक है, ओके। और ये एक्साइन डिसकंटिन्यूअस है, जैसे मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि इट कहीं कहीं पे ये एब्सेंट है या प्रेजेंट है एक्साइन, तो बहुत ही पतली लेयर पे प्रेजेंट है, दैट इज ऑन द प्लेसेस ऑफ जर्म पोर बेटा, ठीक है। ये उन्हीं प्लेसेस की बात है, या तो एक्साइन यहाँ पर एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट भी है तो बहुत ही पतली लेयर पे प्रेजेंट है, जो कि रीजन है जर्म पोर का, दिस इज व्हाट इज रिटन, ठीक है, ओके। ये जो है फॉर्म कर रहा है प्रोमिनेंट अपर्चर्स, जिसको कहा गया है जर्म पोर्स, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एंड जर्म पोर क्या है, जर्म पोर से क्या होता है, इंटाइन कम्स आउट थ्रू दिस ड्यूरिंग जर्मिनेशन एज पोलन ट्यूब, मतलब कि बेटा जो इंटाइन की लेयर है ये बाहर निकलेगी जर्म पोर के थ्रू, और इसी के थ्रू निकलेगा अभी हमारा, हम समझेंगे, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स, ठीक है, जो अभी अभी हम समझेंगे कि कहाँ है, ठीक है, फाइन।
अच्छा, और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो मतलब पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है, जो पोलन ट्यूब बनेगा अभी आगे स्टिग्मा पे आके, जो पोलन ट्यूब जाएगा जिससे कि मेल गैमेट को कैरी कर सके टुवर्ड्स द ओवरी, ठीक है, वो बनाने का हकदार जिम्मेदार वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब तक हमने बात की कि मैम एंथर क्या है, ठीक है, एंथर के अंदर क्या क्या चीज है, फिर हमने बात की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, ठीक है, कि कैसे जो है स्पोरोजेनस टिश्यू से हम कैसे पहुंचते हैं दिस टेट्राड दिस माइक्रोस्पोर टेट्राड तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो हम अंतिम चरण तक पहुंच रहे हैं, अंतिम यू कैन से स्टेप तक पहुंच रहे हैं, जिसमें हम दो इवेंट्स देखेंगे बेटा। क्या क्या? एक तो है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पॉलिनेशन से पहले पोलन ग्रेन में क्या क्या डेवलपमेंट होंगे हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होंगे, मतलब कि पॉलिनेशन के बाद कुछ कुछ डेवलपमेंट्स होंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, फाइन। पॉलिनेशन के बाद मतलब ऑब्वियसली मैम पोलन पहुंच गया है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, अब आगे फर्दर प्रोसेस क्या हो रहा है वो, तो यहाँ पर है प्री पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन अभी नहीं हुआ है, मींस दे आर स्टिल इनसाइड, अभी ये अंदर है एंथर के। ठीक है, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स माइक्रोस्पोर इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पहली तो ये चीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा एनसीईआरटी की बुक में, दैट फ्लावरिंग प्लांट्स में जो माइक्रोस्पोर होता है, ये हमें जो अभी हमने पढ़ा है वो फर्स्ट सेल होता है ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, पार्शियल डेवलपमेंट, मतलब अभी पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन बिगिंस बिफोर एंथर डेhiscence, मतलब कि एंथर जब फटेगा उससे पहले ही कुछ कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, पार्शियल डेवलपमेंट हुआ है एंथर के डेhiscence से पहले, एंथर के फटने और मतलब कि पोलन ग्रेन के जाने से, उड़ने से पहले कुछ पार्शियल डेवलपमेंट होगा पोलन ग्रेन में। ठीक है, अब मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स टू सेल्स, अभी हम देखेंगे कि वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल क्या है। ठीक है, दिस टू सेल स्टेज इज कॉल्ड पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। इसको कहते हैं पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, मतलब कि मैम जब हम पोलन ग्रेन में दो सेल स्टेज देखेंगे जिसमें कि हमें वीटी मिलेंगे, वीटीजी दैट मीन्स वेजिटेटिव ट्यूब सेल मिलेंगे, वेजिटेटिव सेल मिलेगा और जनरेटिव सेल मिलेगा। जब हमें ये पोलन ग्रेन में ये दो मिलेंगे उसको हम कहेंगे पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, मतलब कि दूल्हे राजा अभी रेडी नहीं है। ठीक है, अभी पार्शियली रेडी है। ठीक है, अभी वो पार्लर से आए हैं और अभी उनको आगे और बहुत सारी चीजें ऊपर पहनना है, आवरण करना है और पगड़ी उड़ी पहननी है। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, तो ये है पार्शियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब ये दो सेल्स प्रेजेंट हुए तो हमने समझ लिया मैम कि ये अभी पोलन ग्रेन फुली डेवलप नहीं है, पार्शियली डेवलप्ड है। ठीक है, ओके, ड्यूरिंग मैच्योरेशन जनरेटिव सेल बिकम स्पिंडल शेप्ड, जो जनरेटिव सेल है वो कुछ स्पिंडल शेप्ड हो जाएगा। स्पिंडल शेप्ड मतलब कि बीच से चौड़ा और साइड से पतला, पॉइंटेड। ठीक है, इस शेप का, बीच से चौड़ा साइड से पतला। ठीक है, फाइन, स्पिंडल शेप्ड, पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म। अरे मैम क्यों डेंस साइटोप्लाज्म? इसलिए बेटा क्योंकि आगे फ्यूचर में इसको डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स बनाने हैं भाई, तो इसलिए इसका सबका रीजन है, भगवान जी ने हर एक चीज का रीजन दिया है। यू कैन से किसी चीज का जन्म होता है, किसी चीज का कोई भी चीज इवेंट्स में होती है लाइफ में, उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो यहाँ यही कारण है कि भैया जी ये क्यों पोजेस करते हैं डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि इनको अभी आगे बहुत कार्य करना है। ठीक है, डिटैचेस फ्रॉम द पोलन वॉल, अभी हम देखेंगे पोलन वॉल से कैसे डिटैच होता है, एंड मूव्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल वेयर इट फ्लोट्स फ्रीली। चलो इससे पहले हम ये चीज देखते हैं। चलो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब हमने, आपको याद होगा कि अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसमें हमें लास्ट जो चीज मिली थी वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स मिले थे। फाइन, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स ने आगे जाके बना के फर्दर जर्मिनेशन करके पोलन ग्रेन बना दिया है, जो कि ये भी अभी हैप्लॉइड है। ठीक है, फाइन,
अच्छा, अब इसका न्यूक्लियस, जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है वो अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन। अनइक्वल मींस जब बेटा कोई चीज इक्वली डिवाइड करता है, मींस अगर यहाँ पर न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड होता, इक्वल सेम साइज का डिवाइड होता, तो हम उसको इक्वल डिवीजन कहते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन, माइंड यू यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, इसलिए एक हमें बड़ा न्यूक्लियस मिलेगा और छोटू ऐसे एक छोटू मिलेंगे, ठीक है। तो बड़े वाले को हम कहेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस, और जो छोटू वाले होंगे वो जनरेटिव न्यूक्लियस है। अच्छा मैम, ठीक है। तो मैम बड़े वाले की क्वालिटी क्या है? भाई बड़े वाले की क्वालिटी है बेटा कि ये लार्ज हैं, बड़े हैं, तभी तो हमने अनइक्वल कहा, ठीक है, और इररेगुलर शेप्ड है। आई होप एवरीबडी कैन सी, इनका कोई शेप नहीं है, इररेगुलर शेप्ड है, ठीक है, फाइन। और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये स्मॉल है एंड ये नियर टू द वॉल है, मींस वॉल के पास है, ठीक, फाइन। एंड प्लीज रिमेंबर, ये वेजिटेटिव को ट्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वेजिटेटिव सेल, यही वेजिटेटिव भैया जी अभी बहुत मेन रोल अदा करेंगे ट्यूब, दिस पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए ये हेल्प करेंगे, इसलिए इनका नाम है ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब सेल, फाइन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। चलो अब उसके बाद ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। प्लीज ब्रेक द टर्म्स। कैरियोन मींस न्यूक्लियस होता है एंड काइनेसिस मतलब कि ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। तो न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन हो गया है, दो में डिवाइड हो गए। अब आता है यहाँ पर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब कि अब दो सेल्स डिवाइड हो जाएंगे, अपना अपना साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन लेके अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, ओके। साइटोकाइनेसिस, ठीक है, वे सेल प्लेट फॉर्मेशन इज देयर, और ये टू अनइक्वल साइज सेल्स, जैसे कि हमने अनइक्वल न्यूक्लियस देखे थे, वैसे यहाँ भी बेटा देख रहे होगे ये इक्वल डिवीजन नहीं हुआ है कि इक्वल इक्वल सेल्स बन गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक सेल जो है ऊपर है, वड्डा है, बड़ा है, मोटू तगड़ू है, और एक छोटू है, छोटू सा है, तो नीचे दबा हुआ है, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव या फिर ट्यूब न्यूक्लियस है, जो बड़ा वाला है ट्यूब सेल है, बड़ा वाला है जिसके पास वेजिटेटिव या फिर ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है। और नीचे वाले अंकल जी जो छोटू से हैं वो है जनरेटिव सेल, ठीक, फाइन। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म डेंस होता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, ठीक। पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट ये हो गया, जैसे हमने अभी बात की थी आपको कि टू सेल स्टेज, जहां पर कि आपको ये ट्यूब सेल दिखे और जनरेटिव सेल दिखे, इस टू सेल स्टेज को हम क्या कहते हैं? पार्शियली डेवलप्ड। अभी दूल्हे राजा पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए, ठीक है, फाइन, पार्शियली तैयार हुए हैं, ठीक है। और ये सब बाराती भी चलेंगे, सब लोग देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरेटिव सेल चेंज इनटू स्पिंडल शेप। ये जनरेटिव सेल आपको दिख रहा होगा, ये स्पिंडल शेप्ड हो गया। स्पिंडल शेप्ड अभी मैंने बताया कि बीच में मोटा और साइड में कॉर्नर्स में ये पतला होता है, ठीक है। तो ये जनरेटिव सेल चेंज इनटू स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप्ड हो गया है, डिटैच फ्रॉम द वॉल है, वॉल से हट के ऊपर आ गया है, और अब ये अंकल जी जाके फ्लोटिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे किसके साइटोप्लाज्म में? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, ओके। आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि ये स्पिंडल शेप जो जनरेटिव सेल है ये चले जाएंगे, घुस जाएंगे साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, और उसके बाद जाके ये उनके साइटोप्लाज्म में जाके फ्लोट करेंगे, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू हाईलाइट दिस कि बेटा ये जो टू सेल स्टेज थी, दो सेल स्टेज थी, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स यहां से शेड कर जाते हैं, ठीक है, ऑलराइट, और अपनी डेस्टिनी पे पहुंचते हैं, मतलब स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन जो बचे हुए, दैट मींस 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैं, वो अभी एक बार और माइटोटिक डिवीजन करके दो, देखो ये तो हो गया, नहीं, ये हो गया टू सेल स्टेज, ठीक है। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स इसमें यू कैन से इसमें फट जाते हैं और जो है पोलन ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पे, और 40% जो बच्चे कुचे हैं वो इस टेल स्टेज, आई होप एवरीबडी कैन सी दैट, कि एक वेजिटेटिव सेल है और ये माइटोटिक डिवीजन से टू मेल गैमीट्स बना देता है, कौन? जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये 3 सेल स्टेज बन जाती है जिसमें कि 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स का शेड होता है, ठीक है, फाइन। पोलन ग्रेन स्प्रेड होते हैं, जाते हैं, ठीक है, फाइन। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा।
कि ये जो 2 सेल स्टेज है ये पार्शली डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि अभी दूल्हे राजा भी तैयार नहीं हुए हैं। 2 सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज है, अभी पूरी चीजें अभी तैयार नहीं हुई हैं, अभी इनको और चीजें हमें डेवलप करनी है, ठीक है, फाइन। और 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में पोलन शेड हो जाता है एट 2 सेल स्टेज, और जो बच्चे कुछ 40% एंजियोस्पर्म्स है वो 3 सेल स्टेज में शेड होते हैं, ठीक है। कैसे? जब जनरेटिव न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करता है और 2 मेल गैमीट बना देता है, ठीक है, फाइन। चले बढ़े आगे। अच्छा, अब पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट देखते हैं। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या 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 चीजें हैं। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल आफ्टर पॉलिनेशन। अब भैया हम बात कर रहे हैं उन इवेंट्स की, अब तक तो हमने बात की प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट की, मतलब पोलन ग्रेन के पॉलिनेशन से पहले, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के अंदर जो चीजें और जो इवेंट्स होनी थी हम उनकी बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे पोस्ट। अब हम बात करेंगे कि जब पोलन भैया जी अपनी बारात लेके उड़ गए हैं और उनको लैंड करना है स्टिग्मा पे, ठीक है, फाइन। अब वो लैंडिंग वाला पार्ट आ गया है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस ऑन द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल में है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करता है इन द पोलन ट्यूब। ये एंटर करता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करता है इन द पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब, एंड एज्यूम्स अ टर्मिनल पोजीशन। क्योंकि बेटा वेजिटेटिव सेल एंड न्यूक्लियस पहले निकल रहा है जर्म पोर से। इफ यू रिमेंबर, एक्साइन जर्म पोर पे नहीं प्रेजेंट होती है, इसी के थ्रू ही इंटाइन निकलेगी और इसी के थ्रू ही आपका वेजिटेटिव एंथर का वेजिटेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल निकलेगा। तो पहला जो निकलने वाला है वो यही है, ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। ये एंटर करते हैं इनटू द पोलन ट्यूब और टर्मिनल पोजीशन लेते हैं। टर्मिनल मींस सबसे पहली वाली, ठीक है, फाइन। टर्मिनल पोजीशन लेते हैं एंड उसके बाद ये जो जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल नाउ एंटर्स इनटू द पोलन ट्यूब। अब जनरेटिव सेल एंटर कर जाता है इनटू द पोलन ट्यूब, ठीक है, फाइन। जनरेटिव सेल एंटर करता है इनटू द पोलन ट्यूब, ठीक। अब आगे है ये कि जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली। अब जनरेटिव सेल डिवाइड करता है माइटोटिकली इनटू 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स। प्लीज रिमेंबर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में पार्शियली डेवलप्ड पोलन ग्रेन, जो अभी मैंने मेंशन किया था कि वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल ये 2 सेल स्टेज उड़ती हैं, दूल्हे राजा उड़ते हैं और लैंड करते हैं स्टिग्मा पे। हम ये उन्हीं की बात कर रहे हैं कि अब ये यहाँ पर आके स्टिग्मा पे आके अब इनका जो बचा कुचा 2 मेल गैमीट में जनरेशन प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। माइंड यू, इनका प्लॉइडी चेंज नहीं होगी, ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड ही रहेंगे क्योंकि अब इनको फर्टिलाइजेशन करना है, ठीक है, फाइन। तो ये हैप्लॉइड ही रहेंगे और हैप्लॉइड रहेंगे तब जाके ये मेगा स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होगी, तो 2, दैट मीन्स माइक्रोस्पोर जो हैप्लॉइड है और मेगास्पोर हैप्लॉइड है, इनका जब फ्यूजन होगा तो उससे डिप्लॉइड जाइगोट प्रेजेंट फॉर्म होगा, ठीक है, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जनरेटिव सेल 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स में हो गए हैं। प्लीज कीप इन माइंड नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स, ठीक है। नाउ मेल गैमीटोफाइट बिकम्स 3 सेल्ड। अब ये जो 60% वाली बात थी एंजियोस्पर्म्स में, ये हुई यहाँ पर कि ये 3 सेल्ड हो गए, ठीक है, एंड 3 cells in which 1 vegetative and 2 male gametes are present. Male gametes किससे प्रोड्यूस हुए हैं? बट ऑब्वियस है मैम, जनरेटिव सेल से, ठीक है, फाइन, ओके, ये प्रोड्यूस हो गए। अब आ गया दिस 3 सेल स्टेज, ये रिप्रेजेंट करता है मेच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। प्लीज कीप इन माइंड ये जो 3 सेल स्टेज जहां ये कहां पे हुई है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, मतलब कि स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। इसको कहा गया है मेच्योर, मतलब दूल्हे राजा बिल्कुल सेट हो गए, तैयार हो गए हैं, लैंड कर गए हैं, ठीक है, मैच्योर हो गए हैं, ठीक, फाइन। द मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज हाईली रिड्यूस्ड, ये हाईली रिड्यूस्ड है, ठीक है, एंड कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्पोरोफाइट, ये मेन प्लांट बॉडी पर डिपेंड होगा, ठीक है, फाइन, ऑलराइट। एंड द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। अब ये पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमेटोफाइट को। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो पोलन ग्रेन है वो रिप्रेजेंट करेगा मेल गैमेटोफाइट को, ठीक। अभी इतना जो चीजें हैं मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखाऊंगी जिससे कि और ये चीजें क्लियर हो, ओके, फाइन। चलो देखते हैं। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो है वो पोलन ग्रेन लैंड कर गए हैं,
दूल्हे राजा लैंड कर गए हैं स्टिग्मा पे, ठीक है, ऑफ कार्पेल ऑफ पिस्टल, ठीक है। पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर रहा है क्या, मॉइस्चर और शुगर, कहां से, फ्रॉम द स्टिग्मा, ठीक है। अब पोलन ग्रेन भैया मतलब कि दूल्हे राजा चले गए हैं स्टिग्मा पे, अब दूल्हे राजा जब पहुंचे हैं बारात लेके, तो भैया ऑब्वियस सी बात है उनका आवभगत किया जाएगा, ठीक है, उनको मिठाई और जो पानी और जो फलाना ढमकाने की चीजें हैं वो दी जाएंगी, बस उनकी खातिरदारी हो रही है, यही काम हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो है ग्रैब्स एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, शुगर लेता है कहाँ से, स्टिग्मा से, ठीक है। इससे क्या होता है, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मैम बिल्कुल सही कहा। जिससे क्या होता है बेटा, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है, बट ऑब्वियस है। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रेशर हुआ इंक्रीज, ठीक, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ बोथ आउटर एक्साइन एंड इनर वॉल्स इन टाइम। ऑब्वियस सी बात है बेटा, सेल अंदर है, इसके प्रेजेंट है, ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर। अब जब उसमें हमने पानी और शुगर एड ऑन कर दिया है, तो भैया अब सेल जो अंदर का साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज हो गया है वॉल्यूम में, और वो बढ़ना चाहेगा, फाइन। तो प्रेशर लग रहा है वॉल्स पे, जो कि 2 वॉल्स प्रेजेंट थी पोलन ग्रेन में, हमें ऑलरेडी पता है मैम कौन कौन सी, एक्साइन और इंटाइन, इनको प्रेशर लगने लगता है, ठीक है। इनर वॉल इमर्जेस थ्रू द जर्म पोर, इफ यू रिमेंबर, माइंड यू कि मैम जर्म पोर वो रीजन था जहां पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, और इसलिए इसी के थ्रू हमारी जो एंथर भैया जी की इंटाइन थी वो इमर्ज करी जाएगी, बाहर निकल आएगी इन द फॉर्म ऑफ अ पोलन ट्यूब। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, समझ गए मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूं मैं, कि प्रेशर लगा, उनको उनका खूब खातिरदारी हुई, मॉइस्चर और शुगर मिला, खाना वाना खाने को मिला, ठीक है, और उसके बाद वो फूल गए, मोटे हो गए, ठीक है, और उसके बाद उन पे प्रेशर लगा, पोलन के वॉल से प्रेशर लगा, जिससे कि जो इंटाइन वॉल है, क्योंकि एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, डिसकंटिन्यूस थी, इसीलिए जर्म पोर के थ्रू ये बाहर आ गई पोलन ट्यूब के फॉर्म में, फाइन। अब हुआ क्या, अब जैसे मैंने बताया था कि वेजिटेटिव सेल इज गोइंग टू टेक द लीड, वो लीड करेगा, ठीक है, हम घुस रहे हैं पहले, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस एंटर करेंगे पोलन ट्यूब को एंड टेक्स द टर्मिनल पोजीशन, ठीक है, फाइन, ऑलराइट। और उसके साथ ही साथ जनरेटिव न्यूक्लियस एंटर्स द, उसके बाद मींस पहले वेजिटेटिव सेल एंटर करेगा, ठीक है, और उसके बाद जनरेटिव सेल एंटर करेगा in the pollen tube, fine. Within the pollen tube, generative nucleus divides mitotically. अभी जो मैं बात कर रही थी कि यहां पर जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगी माइटोटिकली, माइंड यू माइटोटिकली में, माइटोटिक डिवीजन में डिप्लॉइडी चेंज नहीं होती है, मींस प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, तो क्योंकि यहाँ पर ये सब हैप्लॉइड हैं तो ये हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है, मेल गैमीट हैप्लॉइड हुए, ठीक है, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स बन गए, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ठीक है। मैच्योर मेल गैमीट हो गया, अभी मैंने जो बताया था आपको कि 3 सेल स्टेज पे जैसे ही दूल्हे राजा आते हैं पहुंच जाता है, ठीक है, जैसे ही हमें पता चला कि मैच्योर 3 सेल स्टेज दिख गई, इसका मतलब मेल गैमेटोफाइट मैच्योर हो गए हैं, ठीक है, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड द पोलन ग्रेन। यहाँ पर ये पोलन ग्रेन हो गया है, जिसमें बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप इन माइंड, 3 सेल मैच्योर स्टेट हैज क्या कॉम्पोजिशन, इसके पास एक वेजिटेटिव सेल है along with the nucleus and 2 non-motile male gametes हैं, ठीक है, फाइन। आई होप आपको ये पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, कि कैसे पोलन लैंड करता है और कैसे ये यहां तक पहुंचता है, ठीक। और जैसे ही हमने देखा कि मेच्योर मेल गैमेटोफाइट 3 सेल स्टेज का हो जाता है, बस हम समझ गए कि भैया ये मेच्योर हो गए 3 सेल स्टेज वाले, ठीक है, और ये पोलन ग्रेन आगे बढ़ जाता है। 3 सेल मेच्योर स्टेज का कॉम्पोजिशन है कि इसमें एक वेजिटेटिव सेल होगा और 2 मेल गैमीट्स होंगे। प्लीज रिमेंबर चिल्ड्रन, 2 मेल गैमीट्स, अभी मैं हल्का सा आपको बता दे रही हूँ कि एक जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा एग से, ठीक है, जो जाइगोट बनाएगा, ठीक, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि प्रेजेंट होंगे आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। तो इसलिए 2 की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए देखिए काम हो गया, ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई हैं, तो अब मैम सबसे बड़ी बात आई क्या, डेसेंस ऑफ द एंथर। अब एंथर को फटना है लास्ट स्टेज, ठीक है, फाइन। इन मेच्योर एंथर at the time of dehiscence only 2 wall layers are present, कौन कौन से,
एपिडर्मिस और एंडोथीशियम आर प्रेजेंट, सिर्फ एपिडर्मिस और एंडोथीशियम ही प्रेजेंट होती है। मिडिल लेयर्स और जो टैपेटम है उनका काम सब फिनिश हो जाता है, टैपेटम ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया होता है, तो पोलन ग्रेन भैया जी बढ़ जाते हैं, खा पी के मस्त हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। और मिडिल लेयर का भी बेटा कोई काम नहीं है, तो इसलिए वो भी डिजेनरेट होगी, ठीक है। तो बचती है सिर्फ दो, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम, जो कि प्रेजेंट होती है, दैट इज ऑल, ठीक। In most angiosperms it takes place in most angiosperms this dehiscence of the anther ये होती है longitudinal, ठीक है, longitudinal dehiscence होती है, फटते longitudinally है, और and during dry season। अब ये कॉमन सेंस की बात है बेटा कि बट ऑब्वियस है कि जो पोलन जो है जिसमें कि वाटर और ये सब चीजें भरी हुई हैं, जब ड्राई सीजन होगा तो इससे वाटर का लॉस होगा, ठीक है। वाटर का लॉस होगा तो ये जो लेयर्स हैं एंथर की, वो धीमे धीमे स्क्वीज आउट होने लगेंगी, ठीक है, जिससे कि एंथर का डिस्टेंस हो जाएगा, एंथर फट जाएगा और सारे पोलन्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनली होता है और ड्यूरिंग ड्राई सीजन होता है, ठीक, फाइन। ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ द एंथर, दैट मींस दैट वाज द लास्ट स्टेज। ये लास्ट स्टेज हो गई है हमारे मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की, कि अब ये उड़ने को तैयार है, ठीक है, फाइन। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है? अगर है तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको फिर भी कोई चीजें इनमें से समझ में नहीं आई तो आई विल ट्राई टू अगेन एक्सप्लेन यू, फाइन, ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, अब आते हैं कुछ फैक्ट्स, सम फैक्ट्स अबाउट पोलन ग्रेन। आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। चलो, पोलन ग्रेन के कुछ फैक्ट्स हैं कि आप कभी कभी सुनते होंगे कि स्पेशली जब ड्राई सीजन होता है या फिर पतझड़ का सीजन होता है, तो आप देखते हो कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है, ठीक है, या फिर किसी किसी लोगों को एलर्जी भी होती है, इचिंग होती है, कि पता चला गए वो गार्डन में फ्लावर या पत्तों के पास या प्लांट्स के पास, तो उनको खुजली स्टार्ट हो गई, ठीक है, या फिर किसी को स्नीजिंग शुरू हो गई, छींक आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सब होता है बिकॉज ऑफ पोलन ग्रेन। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पोलन ग्रेन के ही वजह से हो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इन सीजन में ये सब देखा गया है, इन सीजन में कि आप देखते होंगे कि किसी को स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, तो किसी को एलर्जी होती है कुछ स्पेसिफिक पोलन ग्रेन से, तो उनको मना किया जाता है, ठीक है, या आप मास्क यूज करो जब आप बाहर जा रहे हो, या आप ऐसे प्लांट से दूर रहो, ठीक है। तो यही कुछ फैक्ट्स हम देख रहे हैं पोलन ग्रेन में कि पोलन ग्रेन्स कैसे यूज होते हैं, ठीक है। कुछ पोलन ग्रेन्स को मेडिसिन की तरह यूज भी किया जाता है, कुछ एथलीट्स हैं और ये सब है, इन लोग यूज करते हैं न्यूट्रिशन के तौर पर, ठीक है। तो लेट्स सी सम फैक्ट्स अबाउट पोलन ग्रेन्स, ओके। एरो एलर्जेंस होते हैं, एरो मींस एयर, एयर से एलर्जन, ठीक है, एयरबॉर्न एलर्जीज, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। तो मेनी पोलन स्पीशीज कॉज एलर्जीज, ये एलर्जीज कॉज करते हैं ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस लाइक एज्मा एंड ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस मतलब कि ब्रोंकाइटिस में बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि मैम पोलन जो है हमारे नोज के थ्रू अंदर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ करेगा, ठीक है। तो ये एज्मा क्रिएट करते हैं और ब्रोंकाइटिस क्रिएट करते हैं, ठीक है, फाइन। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकिया, ठीक। एग्जाम्पल पार्थेनियम, आई होप यू मस्ट हैव सीन दिस प्लांट, ये बहुत ही पॉपुलर प्लांट है, कैरेट ग्रास। ये आपको कहीं भी वाइल्ड में ग्रो करते दिख जाएगा और बहुत लोगों को बेसिकली इससे एलर्जी भी होती है। इवन आई हैव फाउंड कि मतलब मेरे बोटानिकल गार्डन में जहाँ हम पढ़ाई कर रहे थे अपनी, तो वहाँ पे कुछ बच्चों को, क्योंकि हम लोगों को गए थे हम प्लांट्स को एक्सकेवेट करने के लिए और वहां देखने के लिए कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है या क्या क्या टाइप के प्लांट्स हैं, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई। देन वी गॉट टू नो कि वो पार्थेनियम है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो पार्थेनियम केम इनटू इंडिया एज एक्सोटिक कंटामिनेंट, ठीक है, ये एक्सोटिक स्पीशीज है, ठीक है, और ये इतनी वृहद तरीके से, इतनी भयंकर तरीके से वाइड स्प्रेड हो गया पूरे इंडिया में कि अब ये हर जगह पाया जाता है, तो कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है, ठीक है, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। पोलन टैबलेट्स और सिरप्स यूज होती हैं, दैट मीन्स पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एज फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है। कुछ कुछ मार्केट्स में टैबलेट्स या सिरप्स भी आती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होती है, एंड जैसे मैंने कहा एथलीट्स और रेस हॉर्सेस में ये यूज होती है एज न्यूट्रिशन, फाइन। पोलन में मतलब ये भी चीज है, न्यूट्रिटिव इन फंक्शन साइंटिस्ट ने पाया है, एंड दैट इज व्हाई पोलन टैबलेट्स आर बीइंग यूज्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, बाहर की कंट्रीज में ये यूज किया जाता है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, मैम वायबिलिटी का मतलब क्या है? बेटा वायबिलिटी का मतलब कि कोई पोलन ग्रेन कितने दिनों तक एक्टिव रह सकता है, कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है,
कितने दिनों तक यू कैन से अपनी पोटेंशियल दिखा सकता है, शो कर सकता है, बिना अपने कोई यू कैन से उसमें कोई गड़बड़ी हो के, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कब तक की वो रिटेन कर सकता है। इट्स जस्ट लाइक कि आप ये समझो कि जैसे कि आप कोई भी पैकेट का खाना कोई भी पैक्ड आइटम खरीदते हो तो उसमें लिखी रहती है एक्सपायरी डेट, ठीक है, मैन्युफैक्चर डेट लिखी रहती है। सिमिलरली पोलेंस के लिए भी एक्सपायरी डेट और जो कह रहे हैं व्हाट आई मीन टू से इज कि एक्सपायरी डेट या फिर मैन्युफैक्चर डेट होती है, इसका मतलब कि इतने दिनों तक या इतने टाइम तक एक पोलन वायबल रहता है कि ये जाके स्टिग्मा पे लैंड कर जाए आराम से और ये प्रोड्यूस कर सके आगे पोलन ट्यूब एंड ऑल एंड फर्टिलाइजेशन कर सके, ठीक है। अगर उस टाइम के दरमियान ये पोलन भैया जी उड़ गए और लैंड कर गए जाके स्टिग्मा पे, तब तो ठीक है, पर इसके बियॉन्ड अगर ये गए रीच किए स्टिग्मा पे तो दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब और आगे फर्दर डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज व्हाट वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन स्टैंड्स फॉर, ठीक है। कितने दिनों तक, हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाईली वेरिएबल है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कैसी है उस एनवायरमेंट की, वहां के आसपास के एनवायरमेंट की, ठीक है। और देखा गया है कि सीरियल्स में, दैट इज राइस एंड व्हीट में, दे आर मोनोकॉट्स, ठीक है। इनमें वायबिलिटी इज जस्ट फॉर 30 मिनट्स ओनली, इनके पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स की है। जहां तक मानना है, देखा गया है मेंबर्स में, जैसे रोजेसी है, सोलनेसी है, लेगुमिनेसी है, इनके पोलन ग्रेन्स मंथ्स तक वायबल रहते हैं। वायबल रहते हैं मतलब उनके पास पोटेंशियल होता है कि वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करा सके, सॉरी पोलन ग्रेन जर्मिनेट करा सके, पोलन ग्रेन पे आगे बढ़ सके एंड सो ऑन, ठीक है, फाइन, समझ गए। ओके, अब आते हैं पोलन बैंक्स पे। पोलन बैंक्स क्या चीज है मैम? पोलन बैंक बेटा, स्पीशीज कैन बी स्टोर्ड फॉर इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस इन सेवरल केसेस। अब इसको हम समझते हैं मैम, जैसे कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड में कहीं कहीं सीड बैंक्स बने हैं बेटा। सीड बैंक्स मतलब या फिर पोलन बैंक्स मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्पीशीज प्लांट की है या फिर प्लांट की मिनरली लो कि प्लांट की स्पीशीज है, वो ऑन द वर्ज ऑफ मतलब होना जा रहा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या फिर यू कैन से ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है, ठीक है। तो उसको साइंटिस्ट, ठीक है, उसके पोलन को, उसके सीड्स को प्रिजर्व करके रख लेते हैं, जिससे कि आगे फ्यूचर में अगर उस प्लांट का हमको कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो या कुछ यू कैन से उसमें कुछ आगे फाइंड करना हो, रिसर्च करनी हो, तो उसको हम स्टोर करके दिस एट -196 डिग्री सेल्सियस बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें जब भी यूज हो उसका, तो अगर प्लांट में भी एग्जिस्ट कर रहा है उसका स्पीशीज या नहीं कर रहा है पूरे अर्थ में कहीं भी, तो भी हम उससे रिसर्च और ये सब चीजें आगे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो है पोलन बैंक्स, ठीक। अब आते हैं फन फैक्ट दैट पोलन इज एवरीवेयर। बिल्कुल सही कहा, इट ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स इन माइल्स एंड इवन ओशन से लेके कहीं कहीं जहां मना है वहां ट्रैवल करता रहता है, बिल्कुल जैसे लगता है फ्री है बिल्कुल, सो कोई घर वर की टेंशन नहीं है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पोलन डस्ट इज अ कांस्टेंट पार्ट ऑफ एयर। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए आप देखते होंगे किसी लोगों को, कुछ लोगों को कहीं कहीं किसी प्लेस पे जाके अचानक से स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, छींक आना स्टार्ट हो जाता है या इचिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो पोलन ग्रेन है वो, जैसे मैंने कहा, ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट किसी स्पीशीज के हैं कि अगर उनको हमने प्रिजर्व करके रख लिया, तो अगर वो स्पीशीज एक्सटेंट हो गई मान लो, ठीक है, तो उसको हम प्रिजर्व करके आर्टिफिशियली उसको पॉलिनेट करा के और उसकी स्पीशीज को फिर से बना सकते हैं, उसकी जनरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। आई होप अब तक का जो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो क्लियर होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको हर एक चीज सिंपल फॉर्म में समझाऊं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक था, जो कि बहुत बड़ा और बहुत डिफिकल्ट लगता होगा लोगों को, वो इजी कर दिया होगा मैंने, ठीक है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट फॉर दैट। स्टिल अगर आपको अभी भी लगता है कि इसमें कुछ चीजें और इम्प्रूवमेंट्स चाहिए या फिर कुछ चीजें और एड ऑन होनी चाहिए या फिर कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं क्लियर हुई है, प्लीज मुझे बताइएगा, मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है, फाइन। तो चलो अब देखते हैं जो इतना हमने देर से पढ़ा है उसका क्रक्स, उसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, प्लीज कीप इन माइंड, दिस इज जस्ट टू टेस्ट कि आपने अब तक जो पढ़ा है वो दिमाग में आपके कितना गया है, ठीक है, फाइन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप दिस इज
विजिबल? अच्छा, पहला क्वेश्चन सेज इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोफिल इज ऑल्सो नोन एज, प्लीज रिमेंबर मैंने कुछ बताया था बेटा कि कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है पहले फर्टिलाइजेशन के बाद, इवेंट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद, कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो किसके इक्विवेलेंट है? इफ यू रिमेंबर, एंड्रोशियम के, एंथर के, फिलामेंट के, या फिर स्टेमन के? सोचो सोचो। आई थिंक योर आंसर इज स्टेमन. तो स्टेमन इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल. फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस. चलो बढ़ते हैं आगे. ओके, in over 60% of the angiosperms pollen grains are shed at this stage. इस स्टेज का नाम बताइए कि वो 3 सेल स्टेज में शेड करते हैं 60%. प्लीज कीप इन माइंड 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन स्प्रेड करते हैं. 2 पे करते हैं, 1 पे करते हैं, या फिर नन? एंड आई थिंक यू गॉट द राइट आंसर, दैट इज 2 सेल स्टेज में. ठीक है, फाइन, जिसमें कि एक वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा होता है जेनरेटिव सेल. ठीक है, तो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स 2 सेल स्टेज पे अपने आप को शेड करते हैं. फाइन, ओके, चलो लेट्स मूव ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द प्लॉइडी ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड? मैम ये तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. इफ यू रिमेंबर, मैं आपको हिंट देती हूँ. ठीक है, ये मेरी हिंट थी. ठीक है, चलो मैं आपको हिंट देती हूँ कि मियोसिस कहाँ हुआ था. स्पोरोजेनिस टिश्यू, इफ यू रिमेंबर. उसके बाद फिर पोलन मदर सेल. उसके बाद फिर क्या हुआ? अगर वहां पे मियोसिस हुई तो उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद बने थे कुछ माइक्रोस्पोर टेट्राड, इफ यू रिमेंबर. याद आई कुछ? तो मैंने कुछ कहा था कि एंजियोस्पर्म्स की जो मेन बॉडी है वो डिप्लॉयड होती है, और जैसे ही मियोसिस हुआ, आंखें बंद करके हमेशा जिंदगी में याद रखना कि हमेशा जिंदगी में याद रखना बेटा कि आप कहीं भी किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी कोने पे, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, स्पोर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉइड. ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स थे ये क्या थे? ये थे हैप्लॉइड, क्योंकि इसमें हुआ है मियोसिस. ठीक है, इनके जस्ट पहले प्रोसेस में, दैट इज पोलन मदर सेल से जब ये कन्वर्ट हुए किससे, किसमें? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स में, तो इनकी प्लॉइडी चेंज हो गई और वो चेंज हो गए हैप्लॉइड में. और इसी प्रोसेस को कहते हैं, मैम कुछ याद आई, दिमाग की बत्ती जली, कि इसी प्रोसेस को बेटा कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक, फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस. चलो बढ़ते हैं आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस present in the pollen grains helps to preserve it as fossil? preserve it as fossil, कौन सी वो लेयर थी, अगर आपको याद हो, जो ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करती थी जिससे कि पोलन ग्रेन प्रिजर्व कर सकते हैं हम बहुत बहुत सालों के लिए? माइंड यू, पोलन ग्रेन प्रिजर्व करना है हमें. ठीक है, मैंने बताया था उस ग्रेन के बारे में, हिंट दे रही हूं कि उस लेयर को हम हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बायोस्फीयर कहते हैं. याद आई कुछ? ओके, यू गॉट द राइट आंसर, दैट इज इट इज स्पोरोपोरलिन. ठीक है, जो कि सिक्रीट होती है टैपेटम लेयर से, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द होल बायोस्फीयर है. ओके, तो यही प्रिजर्व करती है पोलन ग्रेन को एज अ फॉसिल. फाइन, चलो बढ़ते हैं आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ अ मेच्योर पोलन ग्रेन फॉर्म्स द पोलन ट्यूब? फिर से आंखें बंद करके अच्छे से आराम से सोचिए और दिमाग की बत्ती जलाइए और सोचिए कि जो मैच्योर पोलन ग्रेन था, सेल्स ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब? कौन सबसे पहले जनरेटिव सेल या वेजिटेटिव सेल निकल के पोलन ट्यूब बना रहा था? एंड गिविंग यू अ हिंट कि उसके सेल के दूसरे नाम में ट्यूब भी आ रहा था. राइट, कुछ याद आई? ओके, द राइट आंसर इज वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल. फाइन, ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस.
कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ मेच्योर पोलन ग्रेन्स फॉर्म्स द पोलन ट्यूब, वो है वेजिटेटिव सेल जो कि पहले निकलता है टर्मिनल पोजीशन पे, और इसीलिए बेटा इसको हम ट्यूब सेल कहते हैं। ठीक है, फाइन। चलो, दिस वाज द सेशन टू लेट यू अंडरस्टैंड कि क्या बेसिक टॉपिक है मेल गैमेटोफाइट का, कैसे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ। हमने आज ये सब चीजें देखी हैं। कुछ मैंने क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसीलिए करा दिए हैं जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट आपको पता चले कि कितना क्लियर हुआ। ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं, डू सी एंड वॉच दिस वीडियो, आराम से बैठ के देखो उसको और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट और उसका डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप आप सबको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। फाइन, कि जो आप तक अपने आज तक आपने अगर टॉपिक किसी और से पढ़ा है या समझ में नहीं आया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एंड अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो आपके साथ या फिर इस क्लास में है या मे बी जिनको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, अलॉन्ग विद प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे कि आप कोई भी लेक्चर्स, रेगुलर लेक्चर्स हमारे चैनल दैट इज स्टडी विद नेक्स्ट एंकर्स में मिस ना करिए। ओके, फाइन। सो ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।